Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I welcome you all in the online session. Hope you all are fine and having good health. First, we start the session with some verses of Holy Quran, and after that, we moving towards our today's topic, that is a particular image file as well, which I already shared with you guys in WhatsApp group, and this is the slide which I am sharing with you guys, and hopefully my voice is clear to you and screen share as well with you guys. Can anybody confirm me? Yes, sir. Okay, so we start today's session with this single line drawing from power of transportation from generation to utilization at the end of lump loads. तो इस सेशन के हवाले से मैं बताता चलूँ कि आज हम सिंगल लाइन डायग्राम को कवर करेंगे और बस बार प्रोटेक्शन के हवाले से और बस बार डिज़ाइनिंग के हवाले से कुछ बेसिक चीज़ें भी डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो सेशन को बाकायदा हम स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ दो जनरेटर हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं पीवी के ज़रिए से। पीवी मतलब फोटोवोल्टेक, सोलर के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और वो लेट से इन्वर्ट करके एसी की फॉर्म में उसे हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है देन उसे स्टेप अप करके 11 केवी ऑफ वोल्टेज विद द पीवी रेटिंग 20 एम मेगावाट प्रोड्यूस हो रही है एज अ जनरेटिंग स्टेशन के तौर पे। सेकेंड जनरेशन जो हमारे पास है वो स्विंग के तौर पे है। स्विंग मींस कन्वेंशनल तरीके से थर्मल पावर प्लांट के ज़रिए से पैदा होने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है जनरेशन हमें मिल रही है वो दूसरे जनरेशन में हम हासिल कर रहे हैं जो कि 13 केवी है। 20 मेगावाट इसकी ऑपरेटिंग रेंज है, रेटिंग जिसके ऊपर ये हमें पावर प्रोवाइड करेगा। तो ये दो जनरेटर हैं, जनरेशंस हैं जो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं सर्किट के ज़रिए। देन सर्किट ब्रेकर के ज़रिए से हमने एक प्रोटेक्शन इक्विपमेंट दोनों में लगाया हुआ है जहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी फर्दर सीरीज ऑफ द सर्किट ब्रेकर के ज़रिए से ट्रांसफार्मर को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि जनरेशन के बाद हम करेंगे ट्रांसमिशन। तो जनरेशन के बाद ट्रांसमिशन करने के लिए ये बात लाजमी है कि हमें एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, अब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो आपका होता है इसको ज़रा और से देखें। ये जनरेटिंग स्टेशन पे लगा हुआ ट्रांसफार्मर है जो कि 30 MVA का होता है। ठीक है, तो जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है वो आपकी केवीए में होती है। तो बड़ा ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर होते हैं तो उनकी रेटिंग मैग MVA के अंदर ली जाती हैं, MVA के अंदर। तो 30 MVA फर्दर 11 केवी से 132 केवी में ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है, स्टेप अप कर रहा है 11 केवी से 132 केवी के अंदर, क्योंकि यहाँ 11 केवी में हमारी वोल्टेज में जनरेशन थी। और हम ये जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी हम ट्रांसमिट करते हैं, आगे भेजते हैं, उसमें जो वोल्टेज होते हैं वो स्टेप अप किए जाते हैं और जो करंट है वो स्टेप डाउन किए जाते हैं। तो इसी तरीके से 11 केवी से 132 केवी के अंदर हम इसे ट्रांसफॉर्म कर देंगे। इसी के बिहाफ पे 13 केवी का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो हम कन्वर्ट करेंगे 132 केवी के अंदर। ठीक है, तो 11 भी 132 केवी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा है और 13 केवी भी 132 के अंदर स्टेप अप ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इन दोनों सिनेरियो के अंदर जो इनकी ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग है 30 MVA एंड 30 MVA बन जाती है। ठीक है, इसमें एक ख़ास बात यह है कि जब हम इन दोनों को एक कॉमन बस के ऊपर कलेक्ट करेंगे तो उस वक्त इनकी वोल्टेज रेटिंग सेम होना ज़रूरी है, दैट इज़ 132 केवी, जिसे हम कहते हैं
इसको सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मेरा इंटरनेट कनेक्शन बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है और आवाज़ आप लोगों तक आ रही है? कोई कंफर्म कर देगा? ये सर आ रही है। ओके जी। ट्रांसफार्मर के बाद हमने एक सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल किया हुआ है, सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल किया है दोनों के ऊपर, ताकि एक इनकमिंग और एक आउटगोइंग, प्राइमरी और एक सेकेंडरी के लिए, जिसमें हम सोर्स टू लोड कनेक्ट करते हैं ताकि सोर्स के प्रोटेक्शन प्रिवेंशन भी हो सके फ्रॉम द फॉल्ट। एंड बस बार से पहले भी हमने प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, बस बार से पहले प्रोटेक्शन इक्विपमेंट लगाया ताकि प्रिवेंशन फॉल्ट से हो सके और हम लोड को आइसोलेट कर सकें सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर को टुवर्ड्स द लोड फ्रॉम दिस आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर। तो उस मकसद के लिए हम यहाँ पे, और ये सिर्फ सर्किट ब्रेकर नहीं होते, मजीद प्रोटेक्शन सर्किटरी भी होती हैं जिनमें डिफरेंशियल रिलेज होती हैं, जिनमें आपकी ओवर करंट अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज रिलेज होती हैं, और दीगर किस्म की जो ओवर फ्रिक्वेंसी अंडर फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो यहाँ पे लगी हुई होती हैं ताकि फॉल्ट से प्रिवेंट कर सकें ऐसे। फर्दर मैंने ये बताया कि जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे एक बस के ऊपर, तो इनके दोनों के जो ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं वो 132 केवी है, 132 केवी, 30 एमवी है और 30 एमवी है, इनकी रेटिंग है। ये दोनों के दोनों सिंक हो जाएंगे इस ए बस के ऊपर आके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हम करेंगे ये कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसमिशन लाइन में इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करेंगे, और ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम 132 केवी 100 किलोमीटर तक इसको सेंड करेंगे। ट्रांसमिशन लाइन की ये लेंथ है 100 किलोमीटर। अच्छा, ये जो इसका सर्किट आप देख रहे हैं ये डबल सर्किट है आपका, जो कि स्टार्टिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर और एंडिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर से जा रहा है। स्टार्टिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर, एंडिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर जो आपका है ये एज अ प्रोटेक्शन पर्पस के लिए लगा हुआ है। ट्रांसमिशन लाइन की प्रोटेक्शन के लिए फिर हम एक रिले लगाते हैं जिसे हम इम्पिडेंस रिले भी कहते हैं, उसे हम डिस्टेंस रिले भी कहते हैं, जो कि उसकी प्रोटेक्शन के लगाई जाती है। अच्छा, ये बस ए है और ये बस बी है, ठीक है जी। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि जब एक बस से लेके दूसरे बस तक आप दे रहे होते हैं, या फिर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक, या फिर एक इलाके से दूसरे इलाके तक दे रहे होते हैं, बाज़ औक़ात शहरों तक भी जा रही होती है, तो इनके बीच में ग्रिड आते हैं। ग्रिड इसलिए कनेक्ट किए जाते हैं ताकि आपकी जो सप्लाई हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वो सस्टेनेबल रहे, और सस्टेनेबल रहने के साथ साथ इनके अंदर जो फॉल्ट्स हैं, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, वोल्टेज रेगुलेशन, पावर लॉसेस और जो लीकेज हैं, इन सब किस्म के जो इफेक्ट हैं, लॉसेस हैं, वो सब के सब नलीफाइड किए जाते हैं इस तरह के बीच के ग्रिड अगर लगे हुए होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इस मकसद के लिए हम ट्रांसमिशन लाइन को फर्दर सब सेक्शंस के अंदर डिवाइड भी करते हैं, जैसे ये डिवाइड हुई भी है। अच्छा, इसके बाद जो एक सेक्शन बस बार बी का है, उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन सर्किट ब्रेकर प्रिवेंशन होगी, फिर देन सर्किट ब्रेकर प्रिवेंशन होगी, इनकमिंग आउटगोइंग जो कि बस के प्रोटेक्शन की भी होगी और ट्रांसमिशन लाइन की प्रोटेक्शन के लिए भी होगी, और साथ ही साथ ट्रांसफार्मर की प्राइमरी सेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन के लिए भी होगी ताकि इसकी प्रिवेंशन और आइसोलेशन की जा सके बस और सोर्स के साथ साथ। अच्छा, बी ऑफ दी बस बार के बाद जो सेक्शन हमारा बना हुआ है वो पावर ट्रांसफार्मर आपका लगा हुआ है। पावर ट्रांसफार्मर ये आपके पास है, और इनमें जो इनकमिंग सर्किट ब्रेकर है और आउटगोइंग सर्किट ब्रेकर है, इनमें सर्किट ब्रेकर के जरिए 40 MVA लगा हुआ है, 40 MVA का ट्रांसफार्मर। फर्दर मोर 40 MVA के ट्रांसफार्मर के हिसाब से 132 केवी का यहाँ पे प्राइमरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर है, और ये सेकेंडरी ऑफ द केवी के अंदर इसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है जो कि सेकेंडरी के वोल्टेजेस हैं। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हुआ, समझ रहे हैं आप। ये है आपका जनरेशन का सेक्शन, सिंक्रोनाइजेशन, एंड देन आपकी डबल सर्किट के जरिए ट्रांसमिशन लाइन में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट हो रही है, एंड देन आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के ज़रिए से फर्दर स्टेप डाउन हो रही है, क्योंकि ट्रांसमिशन के अंदर जब हम ट्रांसपोर्ट कर चुके होते हैं अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिग्नल्स को, तो उसके बाद जब वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं तो ऑब्वियसली आप 132 केवी को इंडस्ट्रियल यूज़र को नहीं देंगे, या आप कमर्शियल या डोमेस्टिक को तो सोच भी नहीं सकते 132 केवी देने का। तो आप ट्रांसमिशन लाइन के बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं टूवर्ड्स दी डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, तो उसको स्टेप डाउन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी को, एंड देन ये 40 MVA का ट्रांसफार्मर है। ये चीज़ करने के बाद आप 132 केवी से 11 केवी में ट्रांसफॉर्म करते हैं, और सर्किट ब्रेकर की प्रिवेंशन के बाद एक सेक्शन सी लगा हुआ है फर्दर, उसके बाद आप इसे आगे भेजते हैं जो कि 11 केवी का एक सर्किट में जा रहा है, 11 केवी
10 MVA, पावर फैक्टर 0.8, लंप लोड्स। इसी तरीके से सेकंड सर्किट जो है वो 11 kV 20 MVA, पावर फैक्टर विद 0.7। तो इनमें फर्दर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के ज़रिए से जो सर्किट ड्राइव होता है, लाइन जाती है, तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट की गई है। दो लोड के ज़रिए हमने इसे फर्दर डिवाइड किया है। अच्छा, ये जो है हमारे दो फीडर्स हैं 11 kV के, जो दो तरह के लोड को ड्राइव कर रहे हैं। उनमें से एक तो उन्होंने बता दिया, एक लंप लोड है, और लंप लोड के अलावा जो एक लोड हो सकता है वो आपका इंडक्शन लोड है, जो कि आपकी इंडक्शन मोटर का होता है। तो लंप लोड जो होते हैं वो आपके स्टैटिक लोड्स होते हैं, जबकि इंडक्शन लोड जो होते हैं वो आपके रोटरी मशीन के होते हैं, इंडक्शन मोटर्स के लोड होते हैं जो कि चल रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमने ये जनरेशन से फीडर तक की ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस कर लिया है। अच्छा मजीरुद्दीन भाई, ये आपने ड्रॉ कर दिया है, तो आप इसको काइंडली ख़त्म करें। मजीरुद्दीन साहब, मजीरुद्दीन हमारे साथ सही चले गए हैं। अच्छा जी, हर तरह का बंदा है हमारे पास। ओके जी, तो 11 kV और 10 MVA, और ये हमने लंप लोड बता दिए हैं और इंडक्शन लोड बता दिए हैं। तो इसके मुताबिक हमने ये दो कैटेगराइजेशन कर दी हैं फीडर के मुताबिक। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि जनरेशन से टुवर्ड्स फीडर अगर कोई चीज़ किसी को समझ में नहीं आई है तो काइंडली बता दें, मैं रिपीट कर दूंगा। नहीं तो फर्दर मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, सेक्शन जो ABC के बाद फर्दर जो C से टूवर्ड्स आगे जा रहा है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन C को, जो फीडर से आपके दो सर्किट निकले हैं, यानी 11 kV के फीडर से ओवरहेड लाइन और केबल्स जो आपके होते हैं 11 kV के फीडर से जा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों 11 kV के फीडर हैं और ये ओवरहेड लाइन केबल्स के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी फर्दर ट्रांसपोर्ट की जा रही है। ट्रांसपोर्ट इस तरह से हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसपोर्ट होगी, यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट होगी, तो फर्दर यहाँ पे भी सर्किट ब्रेकर लगे हुए होते हैं, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं, प्रोटेक्शन सर्किटरी लगी हुई होती है। और प्रोटेक्शन सर्किटरी जो इसमें लगी हुई होती है, इसमें आपकी प्रोटेक्शन बहुत सारे फॉल्ट्स के ज़रिए हो जाती है, चाहे वो सिमेट्रिकल फॉल्ट्स हो या अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स हो या लॉसेस हो, इन सब से प्रिवेंशन की जाती है, ख़ास तौर पर फॉल्ट्स की। सर्किट ब्रेकर और जो प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगी हुई होती है। उसके बाद फर्दर हम एक बस बार मजीद लगाएंगे और फ्यूज़ के ज़रिए से, ये आपके HRC फ्यूज़ होते हैं जो बड़े साइज़ के होते हैं, तकरीबन 800 एम्पेयर 1200 एम्पेयर के HRC फ्यूज़ यहाँ से प्रोवाइड करने के बाद आप 11 kV टू ट्रांसपोर्ट करते हैं 0.44 kV, ठीक है। ये आपकी डिस्टेंस डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर है, सॉरी, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, सॉरी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो कि फर्दर 11 kV को 0.44 kV जो कि बनते हैं 440 वोल्ट्स, ठीक है। अमूमन इनको 400 वोल्ट भी ले लिया जाता है, जो तकरीबन कराची या पाकिस्तान में देखें तो आपको मिलेंगे ये चीज़ 400 वोल्ट में, 440 नहीं होते वो, ठीक है। और ये 220 का डबल भी नहीं होता कि आपको 220 मिल रहा है तो उस तरह मिले और वैसे भी 220 नहीं आ रहे कराची में। अगर आप देखें तो 233 वोल्ट तकरीबन आ रहे होता है, तो इसका डबल तो आगे पहुँचेगा तकरीबन 470 के अंदर। तो 470 या 460 वोल्ट तो अमूमन नहीं आ रहे होते उसमें, तो उसमें 400 वोल्ट तक आ रहे होते हैं। वो 400 पूरे भी नहीं होते, तकरीबन 390 या 395 इस तरह से आ रहे होते हैं। तो उसको अप्रॉक्सीमेट हम 400 वोल्ट फेस टू फेस ले लेते हैं। तो लेकिन बाज़ जगहों पे जहाँ पे वो हाई वोल्टेज की रेंज या उनकी परमिसिबल लिमिट 440 की वोल्ट और रेंज है, तो उसके मुताबिक वो लेते हैं। क्योंकि फेस टू फेस अप्लायंस अमूमन हमारी चलने के लिए ऐसी कोई डिज़ाइन नहीं होती जो कि कन्वेंशनली डोमेस्टिक लेवल पे चल रही हो। फेस टू फेस हमारी ज़्यादातर जो सप्लाई चल रही होती हैं वो फेस टू न्यूट्रल चल रही होती है, जो कि 220 वोल्ट पे इनफ है चलने के लिए। और इस तरह की अप्लायंसेस ना होने के बराबर हैं जो डायरेक्ट दो फेस पे चलें और उसमें न्यूट्रल इस्तेमाल ही ना हो। फर्दर आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो आपका ये लगा हुआ है फ्यूज़ के बाद, इसमें आपका LV सर्किट ब्रेकर, ठीक है, लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, इसके ज़रिए से होते हुए आप लोड को प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये याद रखें सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है, सिंगल लाइन डायग्राम।
तो वरना इसके अंदर 3-3, 4-4 केबल है। तो जब हम एलवी पे बात करते हैं तो एलवी के अंदर रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल। रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल के मुताबिक आपकी जो सप्लाई जा रही होती है इस तरह से, वो आपकी 440 वोल्ट्स के अंदर होती है। केवी में 0.44 केवी ऑफ लोड बनेगा। अब इट्स अप टू यू कि आप इससे कौन से लोड चलाना चाहते हैं, कि वो लंप लोड है या वो आपका इंडक्शन लोड है। लोड की भी दो कैटेगरी होती है, या तो वो स्टैटिक लोड होगा, और स्टैटिक लोड कौन कौन से होते हैं आपके, हीटिंग लोड जो आपके होते हैं, हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर, और आपके लाइट्स हो गई, ठीक है, लैंप्स हो गए, ये आपका लंप लोड कहलाता है। और इंडक्शन लोड आपका वो कहलाता है जो कि रोटेटरी मोशंस के अंदर इस्तेमाल होता है, जैसे आपके पंखे हो गए, पानी की मोटर हो गई, फैन हो गए, ये सारे इंडक्शन लोड कहलाते हैं जो कि लंप लोड के अलावा होते हैं। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं अपने सिमुलेशंस की, जो हमारी ई टाइप की लैब हुई थी उसमें। फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अगर आप यहाँ देखें वो भी कनेक्ट है फ्यूज़ के ज़रिए से, सर्किट ब्रेकर के ज़रिए से, एलवी सर्किट ब्रेकर, एंड देन सर्किट को हम ड्राइव कर रहे हैं, और दो सर्किट यहाँ से ड्राइव हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इस तरीके से जनरेशन से स्टार्टिंग हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, और यूटिलाइजेशन के एंड पर ये इस्तेमाल हो रही है, एंड हो रही है यहाँ पे इस तरह से। अच्छा, इस पूरी डायग्राम को अच्छी तरह एक नज़र देख लें। कोई सवाल किसी के समझ में हो तो काइंडली पूछ लीजिए। मैं इसके सेक्शंस को, इसके कंपोनेंट को, इस टॉपिक को आप लोगों के लिए दोबारा रिपीट कर दूंगा। अगर कुछ इसमें समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें, मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो कोई भी डिफ़िकल्टी है तो डिस्कस कर लें। मैं यहाँ कुछ सेकंड्स का ब्रेक लेता हूँ, ज़रा आप इतने में डायग्राम को देख लें अच्छी तरह। अच्छा जी, फर्दर यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी किसी के जहन में हो तो काइंडली पूछ लें, मैं रिपीट कर दूँगा। नहीं तो हमने यहाँ तक के डायग्राम को पूरा फुल फ्लैश डिस्कस कर लिया है, फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम जनरेशन टू यूटिलाइजेशन एंड, ठीक है। तो यहाँ तक कोई भी डिफ़िकल्टी किसी के जहन में नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं, सेशन को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, आज के सेशन के फर्दर हवाले से अगर हम बात करें तो बस बार प्रोटेक्शन पार्ट 1 में हम ये डिस्कस करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव आज के सेशन का है। बस बार फॉल्ट्स आर रेयर बट इफ दे, अगर देयर कैन बी इंटरप्शन ऑफ सप्लाई। तो बस बार के ऊपर जो फॉल्ट रेयरली प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनकी इंटरप्शन ज़रूरी है, और वो सप्लाई को इंटरप्ट कर सकते हैं उस सूरत में अगर आप इंटरप्शन या प्रोटेक्शन सर्किट्स उसमें लगाएं। कंसिडरेबल डैमेज एंड लॉस टू द इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी एंड पीपल वर्किंग अराउंड। और इर्द गिर्द जो लोग उसमें काम कर रहे होते हैं, चाहे वो ऑपरेशन पर्पस के काम कर रहे हों या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के काम कर रहे हों, या इंडस्ट्रियल विजिट में जो लोग आए हुए होते हैं, तो इन सब की प्रोटेक्शन और इन सब की सेफ्टी के लिए उसमें प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं। और उन इक्विपमेंट की वर्किंग के बिहाफ पर ही हम बहुत सारे डैमेज से प्रिवेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं अपने इन सब स्टेशन, बस बार और इक्विपमेंट्स को, और ख़ास तौर पे ह्यूमन बॉडी को भी। हेंस बस बार प्रोटेक्शन मस्ट बी फास्ट इन ऑपरेशन, स्टेबल एंड रिलायबल होते हैं। तो बस बार के ऑपरेशन आपके इस तरीके से प्रोटेक्शन फेजेस उसमें इस्तेमाल होते हैं। इसमें प्रोटेक्शन की जो इक्विपमेंट अमूमन हमारे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, आपके डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर है जो कि सेंसिंग और मेजरमेंट ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। और फर्दर जो आपकी प्रोटेक्शन रिलेज इस्तेमाल होती हैं उनमें आपकी डिफरेंशियल रिले है, डिस्टेंस रिले है, और ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ओवर करंट एंड ओवर फ्रिक्वेंसी रिले, और बहुत सारी एक्सेट्रा काइंड ऑफ रिले हैं जो कि प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल
की जाती हैं, थर्मल ओवरलोड रिले वगैरह भी हैं, और ख़ासतौर पर बस बार के ऊपर जो ओवर करंट की जो प्रोटेक्शन है वो ज़्यादा देखी जाती है, ऑब्जर्व की जाती है कि बस बार ओवरलोड ना हो। दिस प्रोजेक्ट डील्स विद बस बार अरेंजमेंट्स, प्रोटेक्शन स्कीम्स यूज्ड इन 220 kV सबस्टेशन, और ये उस लोकेशन का नाम है। बस बार जो आपके हैं वो कंडक्टर्स टू विच अ नंबर ऑफ सर्किट्स आर कनेक्टेड, इसमें नंबर ऑफ सर्किट कनेक्ट होते हैं आपके, क्योंकि हम बस बार से सर्किट्स को ड्राइव कर रहे होते हैं, फीडर्स को, नेटवर्क को, जोन्स को ड्राइव करते हैं बस बार से, इसीलिए बस बार इज एन एसेंशियल कंपोनेंट इन आवर पावर सिस्टम। द मटेरियल यूज्ड शुड हैव लो रेजिस्टिविटी, higher softening temperature, good mechanical properties and low cost. Supported on post or stain insulators. The flexible bus is held at higher level above the various substation equipment. अच्छा, आप अगर यहाँ पे देखें तो इसमें फर्दर जोन प्रोटेक्शंस के हवाले से बात की गई है, और जोन प्रोटेक्शन बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी पावर सिस्टम की ऑब्जर्वेशन और पावर सिस्टम डिज़ाइनिंग के लिहाज से। इनमें हम जोन वाइज कैटेगराइज करते हैं अपने पूरे पावर सिस्टम को सेक्शन वाइज। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा इमेजिन करें तो आप यहाँ पे अंदाज़ा करेंगे। मैं सबसे पहले सिंगल लाइन डायग्राम के हवाले से बात करूँ तो आपके एक ही जनरेटर है जो कि ट्रांसफार्मर के ज़रिए से, सर्किट ब्रेकर के ज़रिए से बस से कनेक्ट हुआ है, और इस बस से हमारे 3 सर्किट ड्राइव हुआ। फर्दर एक और ट्रांसफार्मर है, जनरेटर है जो कि ट्रांसफार्मर से कनेक्ट हुआ है, सर्किट ब्रेकर के ज़रिए से बस से कंसर्न हुआ है, और ये दोनों के दोनों एक ही बस के ऊपर आके ज्वाइंट हुए हैं, और यहाँ से आपके फर्दर सर्किट्स ड्राइव हो रहे हैं सिंगल लाइन के अंदर। अच्छा, ये जो नेटवर्क आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये आपका ट्रांसमिशन लाइन का, जिसमें इनकमिंग और आउटगोइंग सर्किट ब्रेकर्स आपके लगे हुए हैं। फर्दर एक और यहाँ पे बस बार लगी हुई है, जिससे आपकी ट्रांसमिशन लाइन जब एंड हो जाती है तो उनके तीनों के तीनों सर्किट यहाँ पे ज्वाइंट होते हैं वापस आके, और आपके फर्दर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपकी ट्रांसमिशन लाइन जाती है। अब इसको थोड़ा सा और अगर हम देखें तो ये ध्यान में रखें कि ये जो जनरेटर आपको सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है, ये 3 केबल्स में होती है, L1 L2 L3, L1 L2 L3, और ये जो सर्किट यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, इसकी भी इट्सेल्फ 3 केबल्स होती हैं, L1 L2 L3, L1 L2 L3 एंड L1 L2 L3। और उसके बाद फर्दर यहाँ पे ये जो नेटवर्क आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ बस बार सेक्शन 3 पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे कलेक्ट होती है, और यहाँ पे ये रिसीविंग ऑफ दी ट्रांसमिशन लाइन बस बार कहलाती है, और ये सेंडिंग एंड होता है ट्रांसमिशन लाइन का, और ये रिसीविंग एंड होता है। फर्दर उसके बाद यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी फर्दर डिवाइड की जाती है L1 L2 L3 के 3 लाइंस ऑफ द नेटवर्क सर्किट के लिए। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं जोन प्रोटेक्शन के हवाले से। तो नंबर 1 इसमें जोन जो है वो 4 है। जनरेटर प्रोटेक्शन जोन, जनरेशन की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एक जोन बनाया गया है, ठीक है। फर्दर जनरेटर ट्रांसफार्मर यूनिट प्रोटेक्शन जोन, जनरेटर के ट्रांसफार्मर जो लगे होते हैं उनके प्रोटेक्शन जोन के लिहाज से एक यहाँ पे बनाया गया, जो कि जोन नंबर 2 है, सॉरी ये वाला जोन नंबर 2 है। ये जोन आपका जनरेटर का प्रोटेक्शन जोन है, और ये प्रोटेक्शन जोन आपके जनरेटर और ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन जोन है, जिनमें इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसफार्मर की जाती है, और जनरेटर की जनरेशन साइड और उसकी जनरेटर की बाकी प्रोटेक्शन के लिहाज से हमने ऑलरेडी चीज़ें पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें 2 जोन कवर हो जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद हमारे यहाँ पे भी सिमिलरली दूसरे जनरेटर के लिए 2 जोन कवर हो गए, जनरेटर 1 एंड जनरेटर 2। तो जोन प्रोटेक्शन इस तरह 1 और 2 सेक्शन में हमने बता दिए। 3 पे अगर हम बात करें तो बस बार प्रोटेक्टिव जोन है आपके 3 पे, ये बस बार है आपकी, और बस बार के ऊपर ये आपका प्रोटेक्शन जोन पूरा एक कवर हुआ हुआ है, जिसमें बस बार की ये प्राइमरी साइड है समझ लें, और ये बस बार की सेकेंडरी साइड है। प्राइमरी सेकेंडरी अपनी टर्म्स की तौर पे कह रहा हूँ, हम इसको और दूसरी टर्म्स में इस तरह कह सकते हैं कि ये इनकमिंग ऑफ दी बस बार है और ये आउटगोइंग ऑफ दी बस बार है, और इनकी प्रोटेक्शन के लिए हमने ये जोन को स्पेसिफाइड किया हुआ है तीसरे जोन के अंदर। अच्छा, यही इस तरह का जो जोन है आपका, इस तरह का जो जोन है
वो यहाँ पे भी लगा हुआ है, ठीक है। ये वाला जोन यहाँ पे भी लगा हुआ है इस तरह से, क्योंकि ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन की जो इनकमिंग बस है, जो प्रोटेक्शन स्कीम और जोन हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, इसी तरह की सिमिलर प्रोटेक्शन स्कीम और जोन यहाँ पे भी कंसीडर हो गया है, ठीक है, हुआ हुआ है। अब इस बिहाफ पे अगर आप बात देखें तो चौथी जो है वो ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्टिव जोन है। ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्टिव जोन कौन सी? ये ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्टिव जोन है, ये और ये है, ठीक है। तो ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, इसकी इनकमिंग आउटगोइंग और इसकी इनकमिंग आउटगोइंग प्रोटेक्शन के लिए ये जोन हमने कंसिडर किया, जो कि जोन नंबर 4 है। अच्छा, इनको जोन में हम डिवाइड इसलिए करते हैं ताकि हम सही मायनों में प्रोटेक्शन की स्कीम को मॉनिटर कर सकें, और इनके सेक्शन ये बहुत दूर दूर होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप इमेजिन कर लें कि कुछ 50 मीटर या 100 मीटर के अंदर ये चीज़ बन जाएगी, तो ये ऐसा नहीं होगा, बल्कि इन सब के इटसेल्फ सेक्शंस होते हैं जो कि फार अवे डिस्टेंस के ऊपर होते हैं, और इन सेक्शंस को ऑब्जर्व करने के लिए हम इन्हें जोन का नाम देते हैं, और जोन वाइज टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं जो कि कॉमन इंडस्ट्रियल टर्म्स होती हैं, और हम इसकी स्टडी और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और मेजर ऑपरेशंस को मॉनिटर भी करते हैं जोन की टर्म्स के तौर पे। और ये कॉमनली टर्म्स हैं, जोन प्रोटेक्शन या जोन जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, या फिर इसको ABCD जोन के तौर पे भी कहा जाता है इंडस्ट्री के अंदर। और ये कॉमन टर्म्स है जिससे हम पावर सिस्टम के अंदर मल्टीपल यूनिट्स और सेक्शंस को कैटेगराइज करते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं, और इनकी बाकायदा रिपोर्टिंग होती है। और ये याद रखें कि हम पूरे पावर सिस्टम को सिर्फ एक ही यूनिट के अंदर कंसिडर नहीं कर सकते, वरना इटसेल्फ एक ही टीम सिर्फ अगर होगी जो कि पूरे पावर सिस्टम को डील कर रही होगी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, क्योंकि ये अलग अलग सेक्शंस में होते हैं। तो एक ये ध्यान में रखें कि बाकायदा 1 किलोमीटर तक पूरा का पूरा एक पावर सिस्टम भी बाज़ औक़ात बनता है, जिनके अंदर आपका अगर बड़े पैमाने के ऊपर जनरेटर को भी रखें, ट्रांसफार्मर को भी रखें, ट्रांसमिशन एंड बस बार को रखें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को भी रखें, तो ये सेवरल किलोमीटर के अंदर सेक्शंस को बनाया जाता है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन खुद एक 1200 किलोमीटर तक हो सकती है। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को कंसीडर करते हैं। तो उस बिहाफ पे हम इसको इमेजिन करते हैं और उसमें जोन डिवीजन करते हैं। फिर इटसेल्फ हर जोन की अपनी अपनी ड्रीम्स होती हैं, जो कि ऑपरेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ताकि इनके ऑपरेशन को स्मूथली और अनइंटरप्टेबल वे में इस्तेमाल किया जा सके और पावर की क्वालिटी को मेंटेन रखा जा सके। इनकी अलग अलग टीम्स होती हैं, जैसे जनरेशन साइड एक अलग सिनेरियो है, डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक अलग सिनेरियो है, डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग सिनेरियो है, ट्रांसमिशन लाइन का एक अलग पूरा NTDC है, तो नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी जो आपकी होती है। तो इनकी हर एक की अलग अलग फीचर के बिहाफ पे हम रिपोर्टिंग करते हैं। इसकी टीम्स होती हैं, इसकी बाकायदा पूरी पूरी फर्म्स होती हैं जो इस पर काम करती हैं, और इनके ऑपरेशंस और मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए टीम्स काम करती हैं, जो कि पूरा नेटवर्क डिक्लेयर किया जाता है। तो इस बिहाफ पे हम इसे जोन वाइज डिवाइड करते हैं, जो कि प्रोटेक्टिव जोन के तौर पे ख़ास तौर पे स्पेसिफाई किया जाता है। फर्दर यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए, नहीं तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। कोई भी डिफ़िकल्टी अगर किसी को नहीं है तो फर्दर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेशन प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोटेक्ट ऑल सच एलिमेंट्स और सेक्शंस इन अ सबस्टेशन व्हिच आर नॉट कवर्ड आइदर अंडर लाइन प्रोटेक्शन और इक्विपमेंट प्रोटेक्शन। स्टेशन प्रोटेक्शन इंक्लूड में अगर हम बात करें तो ये बस बार प्रोटेक्शन में आता है, और LBB लोकल ब्रेकर बैकअप प्रोटेक्शन के अंदर भी ये चीज़ आती है। फर्दर अगर हम सिटी के ऊपर बात करें तो सिटी के भी कोर्स बताए गए हैं। तो सिटी के यहाँ पे 5 कोर बताए गए जिनको डायरेक्ट किया गया है कि बस बार चेक जोन की तरफ एक सिटी नंबर 1 होती है, और बस बार मेन जोन के ऊपर सिटी नंबर 2 ऑफ कोर होती है, और कोर 3 के अंदर मीटरिंग के ऊपर भी सिटी लगी होती है, ताकि उसका करंट लाइन का मेजर करके मीटर को दिया जा सके, ताकि मीटर पे वो डिस्प्ले हो और लॉगिंग की जा सके उसे। सिटी की फर्दर कोर नंबर 4 जो है वो मेन 1 लाइन प्रोटेक्शन होती है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कोर 5 जो सिटी कोर्स के लिए होती है वो LBB को हमने यहाँ डिस्कस किया था, लोकल ब्रेकर बैकअप। मेन इन
सेकेंड लाइन प्रोटेक्शन, तो ये सीटी का यूज़ हमने देख लिया यहाँ पे। फर्दर अगर हम बात करें तो नीड फॉर बस बार प्रोटेक्शन के ऊपर अगर हम देखें तो इन एब्सेंस ऑफ बस बार प्रोटेक्शन फॉल्ट क्लियरेंस टेक्स प्लेस इन जोन 2 ऑफ डिस्टेंस रिले बाय रिमोट एंड ट्रिपिंग। तो आपकी जो जोन 2 है उसकी डिस्टेंस रिले बाकायदा एक होती है जिनके अंदर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं। दिस मीन्स स्लो unselective tripping and widespread blackout। नीड फॉर बस बार प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो बस बार प्रोटेक्शन की नीड हमें क्यों होती है उससे बात करते हैं। तो मिनिमाइजिंग डैमेज एट फॉल्ट लोकेशन, तो अगर हमारी बस बार के ऊपर कोई फॉल्ट अगर हो जाता है तो उस डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए हम प्रोटेक्शन सर्किटरीज में इस्तेमाल करते हैं बस बार के ऊपर, ताकि हमारी जो लॉन्ग लास्टिंग फॉल्ट अगर उस पर आ जाए तो वो उससे वैनिश हो जाए। मेंटेनिंग सिस्टम स्टेबिलिटी के पर्पस के लिए हम प्रोटेक्शन इस्तेमाल करते हैं बस बार में। लोकलाइजिंग आइसोलेशन टू वाइड अवॉइड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रप्शन एंड delay clearance create shock to inner interconnected equipment like generator shaft and windings of transformer। तो ये भी बहुत जहन में रखने वाली बात है कि सिस्टम आपका इंटरकनेक्टेड होता है जो कि जनरेशन से यूटिलाइजेशन तक होता है, और इनमें जो बस बार होती है वो एसेंशियल रोल प्ले कर रही होती है सीरीज इन दी नेटवर्क के अंदर। तो अगर बस बार के अंदर कोई फॉल्ट अगर हुआ और उसे मॉनिटर ना किया गया, उसमें उसकी प्रिवेंशन नहीं की गई, तो ये याद रखें उसका जो इम्पैक्ट होगा वो आपकी प्राइमरी पे भी जाएगा, सेकेंडरी पे भी जाएगा, ट्रांसफार्मर की जनरेटर के ऊपर इम्पैक्ट भी जाएगा, और आपका डोमेस्टिक यूज़र कंज्यूमर जो आपका कमर्शियल है इंडस्ट्रियल यूज़र है वो भी उससे सफ़र कर सकता है, क्योंकि उसकी पावर में इंटरप्शन होगी और जो क्वालिटी वाइज पावर की आपने क्लेमेबल डिमांड की है एज अ यूटिलिटी उसमें आप कामयाब नहीं होंगे। इसीलिए हमें बस बार के ऊपर अगर कोई फॉल्ट अकर होता है उसकी प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्शन यानी सोर्स या लोड की साइड से तो प्रोटेक्शन स्कीम देना ज़रूरी है, ताकि आपकी फॉल्ट से प्रिवेंशन हो सके और आपका लोड सफ़र ना करे अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई की वजह से। रिक्वायर्ड फॉर बस प्रोटेक्शन, तो हाई स्पीड प्रोटेक्शन ऑपरेशन इसमें रिक्वायर्ड होता है। सिलेक्टिविटी शैल आइसोलेट द फॉल्ट बस बार ओनली। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो स्टेबल फॉर थ्रू फॉल्ट्स अप टू 40 किलो एम्पेयर। फॉल्ट लेवल रिलायबिलिटी चेक फीचर applicable for any type of bus bar protection shall provide zone indication। तो सेशन हमारा यहाँ तक आज का एंड हो जाता है, और आज हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं। सेशन जो हमारा बस बार प्रोटेक्शन के हवाले से आज हमने किया है उसमें सबसे पहले जो चीज़ हमने डिस्कस की थी वो ये सिंगल लाइन डायग्राम थी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसपोर्टेशन हमने डिस्कस की है फ्रॉम जनरेशन टू यूटिलाइजेशन एट लंप लोड एंड इंडक्शन लोड। तो इनकी यूटिलाइजेशन के लिए हमने ये स्कीम डिज़ाइनिंग सिंगल लाइन डायग्राम डिस्कस की है। अच्छा, आज के सेशन में जो हम अब एंड कर रहे हैं, कोई डिफ़िकल्टी या कोई सवाल किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब दे दूँगा, या कोई टॉपिक अगर आपको रिवाइज़ करवाना है तो पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब दे दूँगा। कोई प्रीवियस टॉपिक अगर आपने पढ़ा हो, कोई वीडियो देखी हो, उसमें कोई सवाल किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूँगा। और अगर कोई डिफ़िकल्टी नहीं है तो फिर हम सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। होपफुली सब चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी और किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी आपको नहीं होगी आज के सेशन के हवाले से। तो सेशन को यहाँ पे हम एंड करते हैं और अल्लाह हाफ़िज़।